हाय ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज हम आपके एमसीक्यू के पार्ट 8 में हैं, जहाँ पे अनदर 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 141 टू 160। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डू सब्सक्राइब सो दैट जब भी मैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि हर एक दिन आपके लिए एमसीक्यू तो एटलीस्ट लाऊं, है ना। अगर एमसीक्यू नहीं आ पाता तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड वो आप तक लाता हूं मैं। क्लियर। शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास। कह रहा है एफसीएनआर, क्वेश्चन नंबर 141, एफसीएनआर बैंक्स अकाउंट्स आर मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ। आप जाने कि जो भी एनआरआई कस्टमर होते हैं वो आपके इंडिया में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज़ एप्लीकेबल फॉर एनआरआई कस्टमर ओनली। पहला है आपका जिस अकाउंट का नाम हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एनआरई, दूसरा है एनआरओ और तीसरा है एफसीएनआरबी। NRE stands for non-resident external, NRO stands for non-resident ordinary, and FCNRB stands for foreign currency non-resident bank account. NRE अकाउंट सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही होगा, NRO में फॉरेन प्लस इंडियन करेंसी दोनों आएगी, और FCNR इज ए काइंड ऑफ FD अकाउंट फॉर NRI कस्टमर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा रहा है FCNR अकाउंट कौन से फॉर्म में होता है, तो FCNR ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट दैट इज FD। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 पे हम चलते हैं। अंडर विच एक्ट डज आरबीआई इशू डायरेक्टिव टू बैंक्स। तो आप जाने कि जो एक्ट है, दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से अगर हम देखें तो एक है BRA दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा है RBI एक्ट 1934। ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों एक्ट की कुछ सेक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिस एक्ट के अधीन आपकी RBI डायरेक्टिव टू बैंक इशू करती है दैट इज कॉल्ड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया वाज। तो पहली जो बैंक थी जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1770 में किया था, द नेम ऑफ द बैंक वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द एस्टैब्लिशमेंट ईयर वाज 1770। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया था जिसका नाम हमने BBM दिया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। तो इसको छोड़ दें, प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सी थी इसको छोड़ दें, क्योंकि यही तीनों बैंक मर्ज आपकी 1921 में हुई थी, और मर्ज होने के बाद जो हमने बैंक बनाया था नाम दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 ने जिस बड़े नाम में हमने कन्वर्ट किया वो नाम हमने दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपकी अदर फैक्ट्स हैं। हाउएवर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पहली बैंक आपके हिंदुस्तान में कौन सी थी, तो नेम ऑफ द बैंक वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए तो आंसर इज 1770। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज ऑन 19th of July 1969। तो 2 बार अभी तक बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए हैं, पहली बार इस फेज में और दूसरी बार 15th of April 1980 में। फर्स्ट टाइम में हमने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था और सेकंड टाइम में हमने 6 बैंकों को नेशनलाइज किया था। इस समय उनकी एसेट 50 करोड़ थी, इस समय उनकी एसेट 200 करोड़ थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 14 बैंक इज करेक्ट आंसर, पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 145, गैट स्टैंड फॉर। देखिए गैट क्या है, तो गैट इज ए एग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म जो है उसका है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ट्रेड और टैरिफ के आधार पे ही आप ये समझ जाएं कि कुछ न कुछ तो ट्रेड से जुड़ा हुआ है, ट्रेड में टैरिफ से जुड़ी हुई बातें हैं। तो गैट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैट का एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली 1947 में हुआ था, जिसमें वहाँ से 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुए थे। एक तो 1947 में ही और दूसरा 1947 में एक और दूसरा 1994 में एक। 1947 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो जिस जगह पे हुआ था उसका नाम था जेनेवा, तो हम बोलते भी हैं जेनेवा राउंड, जेनेवा कॉन्फ्रेंस। और 1994 में जिस जगह पे हुआ उसका नाम था उरुग्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उरुग्वे राउंड, उरुग्वे कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसी 1994 उरुग्वे कॉन्फ्रेंस के बाद हमने एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को कर दिया और उसका नाम हमने दिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जो ट्रेड है, जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड है, उस ट्रेड में थोड़ा सा जो हम टैरिफ है वो कम कर सकें, जो भी उसके नॉर्म्स हैं वो थोड़ा सा ईज बनाया जा सके, तो उसके लिए आपके गैट की मीटिंग हुई थी। 1947 में पहली मीटिंग हुई थी,
बहुत सारे कुछ कुछ दिनों के बाद, कुछ कुछ सालों के बाद उसकी मीटिंग चलती रही। दिस 1994 मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉडी को ही एस्टैब्लिश कर दिया WTO के फॉर्म में 1995 में। यहाँ पे जो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन इज इन्वेंटर ऑफ ATM। तो ATM का तो आप फुल फॉर्म जान लें कि होता क्या है, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इट्स नॉट ऑटोमेटिक और इट्स नॉट एनी टाइम मनी, इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और जिसकी खोज जिस व्यक्ति ने की थी वो नाम है जॉन एंड्रे डेस्पेरम बैरॉन, ब्रिटिश व्यक्ति थे, तो उन्होंने ATM की खोज की थी। आज वो ATM AWDM में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 147, द ट्रेडिंग रेगुलेशन ऑफ GATT वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन, है ना, तो कब कब ये आपकी जो रेगुलेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी कब कब हुई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1947 1994 में दो बड़े कॉन्फ्रेंस हुए थे। एक को हमने जेनेवा राउंड बोला, दूसरे को हमने उरुग्वे राउंड बोला था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 148, 14 बैंक वर नेशनलाइज इन। इस थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि 14 बैंक का नेशनलाइजेशन जो था वो 19 जुलाई 1969 है। 6 बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 15 अप्रैल 1980 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 19 जुलाई 1969। हाउएवर आपसे डेट नहीं पूछा गया है, सिर्फ ईयर पूछा गया, 1949 वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 149, ऑन द बेसिस ऑफ विच कमीशन और कमिटी RBI वॉज एस्टैब्लिश। बहुत बार ये मेरे स्टेटमेंट पे हमने सुना होगा कि जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने RBI का एस्टैब्लिशमेंट किया उसको हमने नाम दिया यंग एंड हिल्टन कमेटी, और उसे हमने दूसरे शब्दों में रॉयल कमीशन भी बोला था। दोनों बातें याद रखिएगा कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंग एंड हिल्टन कमेटी और रॉयल कमीशन RBI वॉज सेटअप विद पेड-अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ इन कोलकाता ऑन 1 अप्रैल 1935 and nationalized on 1 January 1949. The headquarters of RBI was transferred from Kolkata to Mumbai in 1937. तो ये सब बेसिक बातें हैं आपके RBI से रिलेटेड जिसको आपको याद रखना है कि RBI के पहले गवर्नर A.O. स्मिथ थे। ये सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, एक्सपेंड लिबोर। लिबोर क्या है ना, तो जैसे हम लिबोर बोलते हैं वैसा ही एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड मीबोर, MIBOR। लिबोर स्टैंड फॉर लंदन इंटरबैंक ऑफवर्ड रेट। तो लिबोर बहुत इंपॉर्टेंट है और लिबोर के तर्ज पे ही मुंबई इंटरबैंक ऑफवर्ड रेट का नाम हम बोलते हैं। तो जिस बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है बेसिकली लिबोर, जिसको आप कह सकते हैं इज एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच मेजर बैंक जो है वो क्या करती है, तो लेंडिंग आपस में ट्रांजेक्शन करती है, दैट इज कॉल्ड लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफवर्ड रेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 151, ट्रिप्स में आई स्टैंड फॉर। ट्रिप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने संभवतः पार्ट 1 या पार्ट 2 में भी ट्रिप्स के R या फिर S का वो पूछ रहे थे कि S स्टैंड फॉर व्हाट या R स्टैंड फॉर व्हाट। तो ट्रिप्स का एक फुल फॉर्म आप जान लें, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, है ना, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स। यहाँ पे आपसे I पूछा गया, दैट स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 152, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डोमेस्टिक फंड्स आर रेज बाय कंपनीज। कौन सा वो सोर्स है जिसके तहत जो कंपनी है वो फंड रेज करती है। तो जो भी कंपनी न्यू एस्टैब्लिश्ड होगी या प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होगी, पहली बार शेयर को इशू करने से भी पहले जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत मार्केट से पैसे उगाई की जाती है उसका नाम है IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। और बाद में जो रेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट टाइम जो रेज किया जाएगा उसे हम IPO बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 153, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ लीगल टेंडर मनी। देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो लीगल टेंडर क्या होता है कि वैसा करेंसी जो आपके इंडिया में कहीं भी आप दें तो एक्सेप्टेंस उसका हो जो RBI के हवाले से छापा जाता है। तो इंडिया में जो भी नोट्स हैं, है ना, या फिर जो भी क्वाइन हैं, तो नोट एंड क्वाइंस टुगेदर आर ए लीगल टेंडर ऑफ मनी। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे नोट प्रिंटिंग और क्वाइन प्रिंटिंग की बात मैं बता देता हूँ।
नोट प्रिंटिंग की जब बात करेंगे तो आप जाने कि नोट प्रिंटिंग के दो बड़े क्या हैं, तो स्तंभ हैं। एक को हम बोलते हैं BRBNMPL और दूसरे को हम बोलते हैं SPMCIL। द फुल फॉर्म ऑफ BRBNMPL, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1995 में किया था, उसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। हाउएवर द फुल फॉर्म ऑफ SPMCIL इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस BRBNMPL के अधीन दो बड़े नोट प्रिंटिंग प्रेस है, एक है मैसूर में, दूसरा है सालबोनी में, है ना। मैसूर कर्नाटका में, सालबोनी बंगाल में है। और SPMCIL के अंदर दो बड़े आपके नोट प्रिंटिंग प्रेस है, एक है नासिक महाराष्ट्र में और दूसरा है देवास मध्य प्रदेश में। तो दे आर 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस, वन इज इन मैसूर, देन इन सालबोनी, देन इन नासिक, देन इन देवास। इसी तर्ज पे क्वाइंस के भी, जो क्वाइन होती है उसके भी 4 जगहों पे प्रिंटिंग प्रेस है। एक कोलकाता में है, फिर हैदराबाद में है, फिर मुंबई में है, फिर नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर 154 पे हम चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? मनी मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांसिंग। जाने आप, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में जो 1 साल का उसका पीरियड है उसमें वो चलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मनी मार्केट तो भाई आपकी शॉर्ट टर्म में डील करती है, 1 साल के अंदर में डील करती है, तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, रिसेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया इज नॉर्मली ड्यू टू फॉल इन एक्सपोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि रिसेशन एक्सपोर्ट के फॉल के कारण होता है ना। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो भी रिसेशन आएगा, डिमांड बढ़ जाएगी तो भी रिसेशन आएगा, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट, WMA वेज एंड मीन्स एडवांस, ये RBI करती है। तो आप जाने कि वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है। तो WMA के तहत अगर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, फिर से बोलता हूँ, अंडर WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इफ गवर्नमेंट रिक्वायर्ड सम कैपिटल, है ना, तो दिस कैपिटल बीइंग प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस रेट पे प्रोवाइड किया जाता है वो रेपो रेट होता है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, और आप कह सकते हैं कि ये WMA का मतलब होता है कि जिस फंड को गवर्नमेंट को RBI अवेलेबल करवाती है, कि हो सकता है कि टेम्पररी मिसमैच ऑफ कैश फ्लो हो, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना हो, या फिर ये ब्रीज बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर हो। तो इन कारणों से RBI जब पैसा आपकी गवर्नमेंट को देगी, उस टर्म को हम WMA वेज एंड मीन्स एडवांस बोलते हैं, और ये RBI का फंक्शन है। नेक्स्ट 155, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI का जो लिस्ट ऑफ द गवर्नर है वो आपको याद होनी चाहिए, कि जो पहले आपके गवर्नर थे, जो RBI 1935 में बनी थी, तो पहले जो गवर्नर 1 अप्रैल 1935 से 30 जून तक के लिए आए थे संभवतः, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। उनका नाम था ऑसबॉर्न, OSBORNE, ऑसबॉर्न स्मिथ। AO स्मिथ हम बेसिकली बोलते हैं, AO स्मिथ। तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI, लेकिन वो इंडियन नहीं थे, है ना। ये नाम से ही आपको लग रहा है कि इंडियन नहीं थे, क्योंकि उस समय हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, इस कारण से ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जो ब्रिटिश थे। जो 1937 में हमने सेकंड गवर्नर बनाया, वो भी क्या था, जो आपके बाहर के ही थे, ब्रिटिश ही थे, नाम था जेम्स टेलर। बट इन द ईयर 1943 हाउएवर वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, बट उसके बावजूद भी हमें आपके 1943 में इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर बनाया, मतलब इंडियन सिटीजन को हमने RBI का पहला गवर्नर बनाया, जिसको हमने बोला कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, जो आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के भी पहले RBI गवर्नर कहे जा सकते हैं, क्योंकि 1943 से 1949 तक वो गवर्नर ऑफ RBI रहे। क्रम में वो थर्ड थे और उनका नाम था CD देशमुख। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। अभी जो काम कर रहे हैं वो क्रम में आपके 25 में है, नाम है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन 156, KYC जो 2002 में आपके बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए किया गया था, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो ऑब्वियस सी बात है, RBI ने उसकी शुरुआत की थी, और इसके अंदर ही हम OVD की हमने शुरुआत की है, RBI ने की है, जिसके अंदर हम 6 OVD की बात करते हैं, चाहे वो आपकी पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्शन ID हो, आपकी जो आधार कार्ड हो,
आपकी मनरेगा कार्ड हो और आपका पॉपुलेशन रजिस्ट्रार में नाम हो। तो दीज आर द 6 OBD डॉक्यूमेंट अंडर KYC इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 2002। क्वेश्चन नंबर 157, CRAR क्या होता है? CRAR तो आप जाने कि CRAR इज फुल फॉर्म जो है उसका नाम, उसको हम कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। क्लियर? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म, तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होता क्या है CRAR तो मैं बता देता हूँ, इज बेसिकली मेजर ऑफ बैंक कैपिटल एडिक्वेसी। बैंक की जो अपनी कैपिटल है उसको मेजर करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं CRAR, और इसी पे हम बोलते हैं कि CRAR इक्वल टू T1 बट दैट इज कॉल्ड टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल अंडरलाइन बाय डिवाइडेड बाय RWA दैट इज रिस्क वेटेड एसेट। तो T1 T2 क्या आता है, ये सब लंबी बातें हैं, किसी डिस्क्रिप्टिव क्लास में हम बात करेंगे। T1 में इक्विटी आते हैं, है ना, T2 में आपके क्या होते हैं हाइब्रिड आपके इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डेट आते हैं, RW में जो आपकी रिस्क एसोसिएटेड रहती है, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो आपकी मार्केट हो, चाहे क्रेडिट रिस्क हो। तो दिस इज़ व्हाट द आपकी मेजरमेंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी के लिए हम CRAR का यूज़ करते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, 1 रुपीज़ क्वाइंस, 1 रुपीज़ नोट एंड क्वाइंट इशूड बाय। यहाँ पे दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आपसे जब इशू की बात पूछी जाएगी तो हमेशा और हमेशा आप फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले पे जाएंगे, लेकिन अगर पूछा गया कि 1 रुपीज़ नोट साइंड बाय, नोट की बात और साइन बाय पूछी जाए उस कंडीशन में फाइनेंस सेक्रेटरी पे आपको टिक मार्क करना है। और एज ऑन डेट जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका नाम है तुहीन के पांडे, कांता पांडे नाम है। तो ही इज द फाइनेंस सेक्रेटरी हु साइन ऑन 1 रुपीज़ नोट। अदर देन 1 रुपीज़ नोट जितने भी करेंसी आपके इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं ड्यूली साइंड बाय गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 159, व्हाट डज काइट फ्लाइंग मीन्स। तो ऑप्शंस जो है उसमें कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग frequently in bank account, second is opening of multiple account, third is doing unauthorized business and fourth is permitting draws against। तो आप जाने कि काइट फ्लाइंग का मतलब है कि यू आर कीपिंग मल्टीपल अकाउंट इन मल्टीपल बैंक। हाउएवर द आंसर यहाँ पे डी दिया गया विच इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप डी को आप इग्नोर करेंगे। द राइट आंसर इज बी, दैट इज ओपनिंग मल्टीपल अकाउंट इन डिफरेंट बैंक बाय एन इंडिविजुअल। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ काइट फ्लाइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है डी इज इनकरेक्ट, द राइट आंसर इज बी ओनली। लास्ट दैट इज बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयड बाय RBI एज अ मेजर ऑफ। तो जब हमने आपकी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी तो उसने बताया था कि दे आर 2 मॉनेटरी पॉलिसीज, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, दूसरे को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो काउंटेबल है, जो रेट्स हम काउंट करते हैं, मतलब मैथमेटिकल रेट होते हैं, 1 2 3 4 में काउंटेबल होते हैं, चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, CRR हो, SLR हो, OMO हो, तो ये सब क्वांटिटेटिव के पार्ट आएंगे। क्वालिटेटिव में मोरल सुएसम हो, क्रेडिट मार्जिन हो, क्रेडिट रिस्किंग हो, ये सब क्या डायरेक्ट आपकी बैंक डायरेक्टिव्स हो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये सब क्वालिटेटिव में आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO किस में आते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस पार्ट में इतनी ही बात रखते हैं हम, राइट। इफ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब so that you will get some important video on every day. Thank you so much for watching this important video. See you in next video with some important fact. Thank you.